आपको फंडामेंटल्स ऑफ आंसर राइटिंग पे ग्रिप बना के बहुत सारे एवरेज आंसर्स लिखने होंगे। यू हैव टू हिट एवरेज आंसर राइटिंग माइलस्टोन और उसके बाद आप अपनी कॉपीज में इनोवेशंस, वैल्यू एडिशंस, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स एक्सेट्रा इनकॉर्पोरेट करके अपने आंसर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। एक एवरेज आंसर लिखने के लिए भी यू हैव टू अवॉइड सर्टेन ब्लाइंड स्पॉट्स इन योर आंसर राइटिंग। इन ब्लाइंड स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके आपको इनके ऊपर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप एवरेज आंसर राइटिंग माइलस्टोन को भी हिट करने में अनसक्सेसफुल होंगे। जो कोड से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन। आपको सबसे पहले अपने डेफिनेशन बेस्ड ऑफ इंट्रोडक्शन पे काम करना होगा, देन यू इंप्रूव एंड राइट अ कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन, और इसके ऊपर की स्टेज की जो इंप्रूवमेंट है दैट इज राइटिंग कोड बेस्ड इंट्रोडक्शन। सो ही इज आल्सो यूजिंग द कोड एंड अनिमेश इज आल्सो यूजिंग द कोड, राइट? बट देयर इज अ क्लियर डिफरेंस कि इसका जो कोड है वो थीम के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। दो ही इज ट्राइंग टू राइट एन इनोवेटिव आंसर, डायग्राम का सही यूज आपको कैसे करना। आप डायग्राम को नॉन कोर पार्ट को एड्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये भी समझना होगा कि डायग्राम्स आर जस्ट वैल्यू एडेड फीचर्स। आप किसी मेन पार्ट को एड्रेस करने के लिए डायग्राम का यूज नहीं करो। नाउ दिस हैज बीन मिसअंडरस्टूड बाय मेनी ऑफ द वेटरन एस्पिरेंट्स टू, कि वो अपने कंक्लूजन में ना कुछ नया करने के चक्कर में समरी प्लस वैल्यू एडिशन का जो फ्रेमवर्क है इसको भूल के वो बस वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और एक नया आर्गुमेंट ही नया ओपन कर रहे हैं वहां पे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना पहले इन दोनों फेज पे काम करना पड़ेगा, तब आपको टॉपर्स कॉपी से चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। तो यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मेट इफ यू वांट टू राइट एन एवरेज आंसर, राइट? तो एवरेज आंसर माइलस्टोन हिट करने के बाद ही आप अपना नेक्स्ट लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट ढूंढना। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्यूआर कोड और आप अपनी कॉपी इस क्यूआर कोड के थ्रू हमें भेज सकते हो। अगर आप सीरियस इनफ होगे तो हमारी टीम से आपको कॉल जरूर जाएगा। एक स्टूडेंट के एक बेटर आंसर ना लिख पाने का जो मेन रीजन है इज दैट कि वो बिगिनिंग से ही टॉपर्स की कॉपीज से मिमिक करना शुरू कर देता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट में जितनी भी टॉपर्स कॉपी अवेलेबल हैं वो सारी कॉपीज उनके मेंस लिखने के जस्ट पहले की हैं। मींस व्हाट? दोज कॉपीज आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रिपरेशन। जहां पे एक टॉपर अपने आंसर कॉपीज में बहुत सारा इनोवेशन इंट्रोड्यूस करता है, कंटेंट लेवल पे वैल्यू एडिशन इंट्रोड्यूस करता है और प्रेजेंटेशन के लिए फ्लो चार्ट, डायग्राम्स एक्सेट्रा यूज करता है। बट आपके लिए समझने की बात यह है कि आंसर राइटिंग एक स्टेज वाइज इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है, और अगर आप बीच के स्टेजेस को स्किप करके फाइनल स्टेज से चीजों को कॉपी करके अपनी आंसर कॉपी में डालने की कोशिश करेंगे तो यू विल मिस ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ आंसर राइटिंग। एक टॉपर्स कॉपी से चीजों को एनालाइज करके और उनको अपनी कॉपी में इनकॉर्पोरेट करने से पहले के भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। आप डायरेक्टली फेज 3 से चीजों को उठा के अपनी कॉपी में नहीं डाल सकते। उसके पहले भी आपको फेज 1, फेज 2 पे मास्टरी करनी होगी, अपने फंडामेंटल्स ऑफ आंसर राइटिंग को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तब जाके आपको टॉपर्स कॉपी से चीजों को अपनी कॉपी में इनकॉर्पोरेट करना होता है। आपके लिए समझने की बात यह है कि आपको फंडामेंटल्स ऑफ आंसर राइटिंग पे ग्रिप बना के बहुत सारे एवरेज आंसर्स लिखने होंगे। यू हैव टू हिट एवरेज आंसर राइटिंग माइलस्टोन, और उसके बाद आप अपनी कॉपीज में इनोवेशंस, वैल्यू एडिशंस, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स एक्सेट्रा इनकॉर्पोरेट करके अपने आंसर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। बट एक एवरेज आंसर लिखने के लिए भी यू हैव टू अवॉइड सर्टेन ब्लाइंड स्पॉट्स इन योर आंसर राइटिंग। इन ब्लाइंड स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके आपको इनके ऊपर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप एवरेज आंसर राइटिंग माइलस्टोन को भी हिट करने में अनसक्सेसफुल होंगे। And after you identify these blind spots and work upon them, then you can start innovating, adding value in your content. And for the presentation part, you can improve diagram, you can include diagram, flow charts, etc. to make your copy like a topper copy. So आज हम इन blind spots को identify करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप इन blind spots को कैसे tackle कर सकते हैं। Let's start. And the first thing is कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे टॉपर्स कॉपीज में आंसर कोड के साथ स्टार्ट होता है। नाउ दिस इज अ वेरी प्रेवलेंट प्रैक्टिस, और इसको देख के बहुत सारे बिगिनर एस्पिरेंट या जो आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, दे ऑल्सो स्टार्ट देयर इंट्रोडक्शन विद द कोड। नाउ समझने की बात ये है कि जो कोड से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन। आपको सबसे पहले अपने डेफिनेशन बेस्ड ऑफ इंट्रोडक्शन पे काम करना होगा, देन यू इंप्रूव एंड राइट अ कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन, और इसके ऊपर की स्टेज की जो इंप्रूवमेंट है दैट इज राइटिंग कोड बेस्ड इंट्रोडक्शन। सो अभी हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये अनिमेश की आंसर कॉपी है जो कि हमारे साथ उसने लिखी थी, और
जो क्वेश्चन है, मैंने ये सिमिलर क्वेश्चन अपने स्मैश बेंच प्रोग्राम के बहुत सारे स्टूडेंट्स को भेजा जो कि बिगिनर लेवल पे या वेटरन लेवल पे थे, और उनसे इसी सिमिलर क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए बोला। सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट दे स्टार्टेड विद द कोड। अभी ये देखने की कोशिश करते हैं कि जब एक रैंकर कोड के साथ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता है और जब एक दूसरा एस्पिरेंट कोड के साथ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो उनके बीच में डिफरेंस क्या आता है, राइट? सो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो द क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन एंड द क्वेश्चन सेज एग्जामिन द पैरेलल्स बिटवीन द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडियन रिपब्लिक्स विद एग्जांपल्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन मॉडर्न इंडिया। नाउ दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। अगर मैंने अपने स्टूडेंट को सबसे पहले बताया है कि आप कोई भी क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन की थीम और डिमांड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस जो क्वेश्चन की जो थीम होगी वो ये होगी कि पैरेलल्स बिटवीन द गवर्नेंस सिस्टम मींस व्हाट, कि आज के गवर्नेंस सिस्टम और जो पुराने एंशिएंट रिपब्लिक्स थे उनके गवर्नेंस सिस्टम में क्या सिमिलरिटीज या पैरेलल्स हैं। नाउ दिस इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन जो आपको अपने इंट्रोडक्शन में डालनी होगी, राइट? नाउ द डिमांड इज कि आपको इलेबोरेटली पॉइंट वाइज बहुत सारे गवर्नेंस सिस्टम्स के ऊपर बात करके सिमिलरिटीज को दिखाना होगा, राइट? दिस इज द डिमांड वन। दिस इज द डिमांड वन। नाउ अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड कि क्वेश्चन में एग्जामिन डायरेक्टिव है, राइट? और एग्जामिन डायरेक्टिव का मतलब ये होता है कि आपको सिमिलरिटीज तो बतानी ही है, बट डिमांड 2 में आपको जो भी डिससिमिलरिटीज आज के डेज में हैं वो भी बतानी होगी, राइट? एंड देन यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर, राइट? तो यानी कि थीम में मैं क्या लिखूंगा, गवर्नेंस सिस्टम में जो भी चीजें पैरेलल्स चल रही हैं, सिमिलरिटीज हैं, उसके बारे में हल्का सा हाईलाइट करूंगा। उसके बाद मैं बॉडी के अंदर दोनों अपनी डिमांड्स को मीट करूंगा एंड देन आई विल कंक्लूड माय answer. If I had to write this answer, I'll go by this approach, right? I think you understood this. अभी देखते हैं कि अनिमेश ने इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखा और जो दूसरा स्टूडेंट है उसने इस आंसर का इंट्रोडक्शन कैसा लिखा। अगर आप देखेंगे तो अनिमेश लिखता है कि एज नेहरू नोट्स दैट इंडियन सोसाइटी इज ए मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ शोइंग कंटिन्यूटी बिटवीन एवरी era of civilization, the same can be seen in the governance system, right? इसने बहुत ही अच्छे से नेहरू को कोट करते हुए सिमिलरिटीज में कंटिन्यूटी बताने की कोशिश की और गवर्नेंस सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट दे दिया, राइट? विच इज अ गुड इंट्रोडक्शन, राइट? नाउ अगर मैं दूसरे स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन देखूं तो वो इसको कोड के साथ इंट्रोड्यूस करता है और ऐसे लिखता है कि इंडिया इज नॉट जस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बट ऑल्सो द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी. And he's talking about democracy, he's talking about republics and other things, but he's not talking about the governance system, the similarities. So he's also using the code and Animesh is also using the code, right? But there's a clear difference कि इसका जो code है वो theme के साथ consistent नहीं है. Though he's trying to write an innovative answer code का use करते हुए, but वो theme के साथ inconsistent हो जा रहा है. So, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप कोड यूज करना चाहते हैं अपने आंसर्स में, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कोड थीम के साथ कंसिस्टेंट हो और उस लेवल ऑफ प्रैक्टिस पे आने के लिए कि आप कोड यूज करें और वो थीम के साथ कंसिस्टेंट हो जाए, आपको बहुत सारे एवरेज आंसर्स पहले लिखने होंगे, थीम को ढंग से आइडेंटिफाई करनी होगी और उस पर प्रैक्टिस करनी होगी, तब आप जाके इस लेवल ऑफ कोड को यूज करना इंट्रोडक्शन में अचीव कर पाएंगे. अदरवाइज आपके कोड थीम के साथ इनकंसिस्टेंट होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि डिस्पाइट राइटिंग कोड्स एंड डूइंग लॉट ऑफ इनोवेशन इन द कॉपीज, आई कुड नॉट क्लियर मेंस, राइट? इसी का एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जहां पे अगेन एक क्वेश्चन है और इसको स्टूडेंट ने कोड के साथ इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की. कोड के साथ इंट्रोड्यूस करना मतलब आप इनोवेशन यूज कर रहे हैं अपने आंसर्स में, बट कोड का सही यूज करना कम्स विथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस which beginner and veteran aspirants they lack, right? तो इस क्वेश्चन को समझते हैं. The question says कि it is curious that physical courage should be so common in the world and moral courage so rare, Mark Twain. एक ethics का क्वेश्चन है ये और ethics में जो 3 कोटेशन भी इस क्वेश्चन आते हैं उनमें से ये एक है. अगर आप देखेंगे तो मार्क ट्वेन जो फाइनली ये कहना चाहते हैं कि मॉरल करेज इज सो रेयर, राइट? मॉरल करेज को हम फोर्टिट्यूड से भी डिनोट कर सकते हैं, राइट? बट
जो स्टूडेंट यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख रहा है, अगर आप उसको पढ़ेंगे, आई रीड द इंट्रोडक्शन फॉर यू. नाउ व्हाट ही इज राइटिंग इज कि आई फियर नॉट द मैन हु हैज करेज ओवर हिज एनिमीज बट द मैन हु हैज करेज ओवर हिज डिजायर्स. सॉक्रेटिस. नाउ अगर आप कोट को ध्यान से पढ़ें, जो स्टूडेंट ने लिखा है, करेज ओवर हिज डिजायर्स मीन्स टेम्परेंस, राइट, टेम्परेंस. बट क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? फॉर्टिट्यूड की बात हो रही है. सो यू आर ट्राइंग टू राइट द कोट बट स्टिल यू वोंट गेट द मार्क्स. व्हाई? बिकॉज आपका जो कोट है ना, वो थीम के साथ कंसिस्टेंट नहीं है. तो कोट सिर्फ टॉपर्स कॉपी में कोट लिखा है टॉपर ने, उसको ये समझ के आप भी अपनी कॉपी में कोट लिखेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे, राइट. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्लाइंड स्पॉट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है. कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे सी टॉपर कॉपीज एंड दे फिगर आउट कि टॉपर्स अपनी कॉपीज में बहुत सारे डायग्राम्स बनाते हैं, राइट. बट डायग्राम्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी डायग्राम बना दो, बिकॉज आप डायग्राम सिर्फ नॉन कोर पार्ट को एड्रेस करने के लिए बना सकते हैं. डायग्राम्स आर ऑलवेज एडेड फीचर्स. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द एग्जाम्पल हियर कि एक तरफ अगेन मैंने अनिमेश का आंसर लिया जहां पे अनिमेश ने डायग्राम बनाया, और मैं ये समझने की कोशिश करता हूं कि अनिमेश ने यहाँ पे डायग्राम बनाने का क्या फ्रेमवर्क सोचा था, राइट. और दूसरी तरफ अगेन मैंने इस सेम क्वेश्चन को एक दूसरे एस्पिरेंट को दिया अपने स्मैश मेंस के, एंड आई आस्क्ड हिम टू राइट द सेम क्वेश्चंस आंसर्स. तो नाउ लेट्स कंपेयर कि इनके बीच में जो डायग्राम बनाने के जो फ्रेमवर्क्स है उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, और इस ब्लाइंड स्पॉट्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करके अपनी कॉपी में इंप्रूव कर सकते हैं. तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो द क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन सेज कि द इंटरनेट इज अ पावरफुल टूल दैट कैन बी यूज्ड टू अपलिफ्ट एंड कनेक्ट कम्युनिटीज, और इट कैन बी अ वेपन दैट टीयर्स देम अपार्ट. नाउ दिस इज द स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा है कि इन दिस स्लाइड हाउ डिस्कस हाउ द गवर्नमेंट कैन टैकल द मीनास ऑफ हेट स्पीच एंड मिस इन्फॉर्मेशन. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. नाउ सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले जो भी मैं अपने स्टूडेंट को सिखाता हूं कि सबसे पहले तुम क्वेश्चन की फ्रेमिंग को देखो. नाउ इफ यू विल सी, यू विल फाइंड कि क्वेश्चन यहां से यहां तक जो है एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा है इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, एंड देयर द डायरेक्टिव हियर डिस्कस, और उसके बाद क्वेश्चन आगे एक्सप्लिसिटली आपसे कुछ पूछना चाह रहा है, राइट. नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द थीम एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. नाउ इस टाइप के क्वेश्चन के लिए थीम और डिमांड आइडेंटिफाई करने का तरीके को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. जब भी आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ आए ऐसे करके, राइट, और उसके बाद इन दिस लाइट करके क्वेश्चन कंटिन्यू करे, और डायरेक्टिव के साथ जैसे डिस्कस जो यहाँ पे लिखा था, उसके बाद क्वेश्चन एक्सप्लिसिट आपसे कुछ डिमांड पूछे, तो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द थीम एंड डिमांड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश करते हैं. सो ये जो स्टेटमेंट होती है, दिस स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट होती है, इट गिव्स यू थीम प्लस implicit demands, and after that the statement continues कि in this slide discuss. Now whenever there is a directive you will use 70-30 approach, and what is this I'll tell you, और जो भी explicit चीजें हैं वो आप अपने आंसर्स में इंट्रोड्यूस करो. Now to understand this, इसी फ्रेमवर्क पे समझते हैं कि द क्वेश्चन की जो थीम है यहाँ पे, दैट इज इंटरनेट एज अ पावरफुल टूल, और जो क्वेश्चन की जो इम्प्लिसिट डिमांड है, जो पहली स्टेटमेंट है, वहां से आपको दो इम्प्लिसिट डिमांड मिल रही हैं कि इंटरनेट क्या करता है, अपलिफ्ट करता है कम्युनिटीज को और कनेक्ट करता है कम्युनिटीज को, दैट इज डिमांड वन विच इज इम्प्लिसिट डिमांड. और इंटरनेट इज ऑल्सो अ वेपन जो कि कम्युनिटीज को टीयर देम अपार्ट कर सकता है, राइट, दिस इज डिमांड टू, बट दीज बोथ आर इम्प्लिसिट डिमांड. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला, इन दिस लाइट डिस्कस. डिस्कस मीन्स व्हाट, आई यूज द 70-30 अप्रोच. मीन्स व्हाट, 70% मैं इस एक्सप्लिसिट डिमांड को एड्रेस करूंगा, जो कि क्या है कि व्हाट आर द हाउ द गवर्नमेंट टैकल द मीनास ऑफ हेट स्पीच एंड मिस इन्फॉर्मेशन, राइट. तो इसको बताने के लिए दिस इज डिमांड 3, आई यूज 7 पॉइंट्स. ठीक है, और 30% में मैं क्या जाऊंगा, विच इज डिमांड 4, इज व्हाट कि व्हाट आर द चैलेंजेस गवर्नमेंट फेस इन टैकलिंग हेट स्पीच एंड मिस इन्फॉर्मेशन, राइट. तो मैं चैलेंजेस भी एड्रेस करूंगा, एंड देन मैं कंक्लूजन आइदर वे फॉरवर्ड के साथ करूंगा या कंक्लूजन को सजेस्टिव टोन्स के साथ कंक्लूड कर दूंगा. तो मेरे पास यहाँ पे कितनी डिमांड्स हो गई, अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे डिमांड 1, डिमांड 2, डिमांड 3, डिमांड 4, फिर वे फॉरवर्ड भी लिखना है, एंड देन आई हैव टू कंक्लूड, एंड दिस इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन विच आई विल राइट इन द इंट्रोडक्शन. सो इतनी सारी चीज़ों को मुझे एड्रेस करना पड़ेगा.
नाउ आई हैव ऑलवेज सेड कि आप क्वेश्चन में जो भी इम्प्लिसिट डिमांड या नॉन कोर पार्ट है उनको आप डायग्राम के थ्रू यूज करके, उनको आप डायग्राम का यूज करके एड्रेस कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अनिमेश की कॉपी को देखोगे तो जो भी इम्प्लिसिट पार्ट था क्वेश्चन का, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे कि इंटरनेट एज ए पावरफुल टूल टू अपलिफ्ट द कम्युनिटीज, दिस पार्ट, और अगर आप नीचे देखने की कोशिश करोगे तो इंटरनेट एज ए वेपन विच टीयर्स अपार्ट द कम्युनिटी, इसने दोनों को एड्रेस किया है डायग्राम्स के थ्रू। So now this can be done. Why? Because this is the implicit part, non-core part of the question. But question statement के बाद जब आगे continue करता है and the question are discussed, so that is explicit demand. Now you have to have proper articulation, heading pointer format for these part to address it properly, right? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो उसके बाद the Animesh what he did is उसके बाद ये proper heading pointer format में आके अपने इस वाले part को address करता है and then he follows the 70-30 अप्रोच आगे चल के, ठीक है। नाउ अगर आप दूसरे स्टूडेंट की कॉपी देखोगे तो वो सिमिलर आंसर को कैसे लिखता है और उसका डायग्राम को यूज करने का तरीका अगर आप देखना चाहते हो तो वो अपने आंसर को यहाँ से स्टार्ट करता है विद द इंट्रोडक्शन। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द इंट्रोडक्शन पार्ट हियर बिकॉज हम डायग्राम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले इम्प्लिसिट डिमांड को टूल टू अपलिफ्ट कम्युनिटीज को ये डायग्राम के साथ एड्रेस करता है, बट ये दूसरे पार्ट को अगेन क्या करता है, हेडिंग पॉइंटर फॉर्मेट में लेके जाता है। नाउ अगर आप नॉन कोर पार्ट को हेडिंग पॉइंटर फॉर्मेट में लेके जाएंगे तो आपका पेज स्पेस बहुत ज़्यादा यूज होगा और आप जो एक्सप्लिसिट डिमांड है, जो मेन डिमांड है क्वेश्चन की, वहाँ पे चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। तो अगर आप इसको यहाँ पे देखना चाहेंगे तो अगेन यहाँ पे इसने हेडिंग पॉइंटर फॉर्मेट में यूज़ किया नॉन कोर पार्ट के लिए, फिर कोर पार्ट के लिए गवर्नमेंट एक्शंस जो कि यहाँ पे पूछा हुआ है डिस्कस करके, राइट, डिस्कस हाउ द गवर्नमेंट कैन टेकल मीनास, राइट। तो गवर्नमेंट एक्शंस जो कि मेन पार्ट ऑफ द डिमांड है उसको ये डायग्राम के थ्रू एड्रेस करके जा रहा है। सो नाउ अगर आप मेन पार्ट के लिए डायग्राम यूज कर रहे हो ना तो विल नॉट बी अवॉर्डेड मार्क्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। और चैलेंजेस विच इज द 30 अप्रोच, 70-30 का 30 वाला अप्रोच, उसमें ये जो 30% ऑफ द आंसर का पार्ट होना चाहिए जो आप बियॉन्ड द डिमांड जा रहे हो उसको ये बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली एड्रेस कर रहा है। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल इशू हियर इन हिज कॉपी, राइट, एंड देन हिज कंक्लूडिंग। So if you will see कि डायग्राम का यूज करना इज गुड, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डायग्राम का सही यूज आपको कैसे करना हो। आप डायग्राम को नॉन कोर पार्ट को एड्रेस करने के लिए यूज कर सकते हो। दूसरा, आपको ये भी समझना होगा कि डायग्राम्स आर जस्ट वैल्यू एडेड फीचर्स। आप किसी मेन पार्ट को एड्रेस करने के लिए डायग्राम का यूज नहीं करो। नाउ दिस यू हैव टू फॉलो, अदरवाइज आपके मार्क्स आंसर्स में बहुत कम आपको अवार्ड होंगे। मूविंग ऑन, और तीसरे ब्लाइंड स्पॉट की तरफ मूव करते हैं और समझते हैं। स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जो कि अनिमेश ने ही लिखा हुआ है, जो कि पुरानी कॉपी है। ना तो सेम क्वेश्चन मैंने अभी के अपने स्मैश मेंस प्रोग्राम के एक वेटरन एस्पिरेंट को दिया, राइट, ही इज अ वेटरन एस्पिरेंट जिसने कई बार मेंस दिया हुआ, और उसने उसी सेम क्वेश्चन के लिए ये आंसर लिखा है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में, राइट। और आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप बिगिनर लेवल से इंप्रूव होते हुए वेटरन लेवल पे जाते हो तो आपके आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए, राइट। जो बिगिनर लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन होता है आंसर राइटिंग का, वो क्या होता है कि आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो, बट जैसे जैसे आप इंप्रूव कर रहे हो ना तो आपको इंट्रोडक्शन को डेफिनेशन बेस्ड नहीं कॉन्टेक्चुअल करना होता है, राइट। आप डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, इट इज द लास्ट थिंग टू डू, राइट। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये ब्लाइंड स्पॉट क्या है और आप इस ब्लाइंड स्पॉट को कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू अचीव जेंडर इक्वालिटी व्हाट पॉलिसीज मेजर्स आर नेसेसरी टू बी टेकन एट द ग्रास रूट लेवल। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, सिंपल वन लाइनर। अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे और इसकी थीम और डिमांड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो यू विल फाइंड कि टू अचीव जेंडर इक्वालिटी इज अ थीम ऑफ द क्वेश्चन, राइट। और डिमांड क्या है कि कौन कौन से पॉलिसी मेजर्स लेने चाहिए, कौन कौन से पॉलिसी मेजर्स लेने चाहिए, दिस इज द डिमांड। सो नाउ दिस क्वेश्चन हैज ओनली वन डिमांड। सो इन 10 मार्कर क्वेश्चन इफ देयर इज वन डिमांड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप एक ही हेडिंग के अंदर 10 पॉइंट नहीं लिख सकते, आपको बियॉन्ड द डिमांड जाके डिमांड 2 क्रिएट करना होगा और आपको बताना होगा व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर देयर इन ऑर्डर टू अचीव द जेंडर इक्वालिटी, और देन आप अपने आंसर को वे फॉरवर्ड के साथ कंक्लूड कर सकते हो। दिस हैज टू बी द स्ट्रक्चर, राइट।
अभी देखते हैं कि अनिमेश ने इसका इंट्रोडक्शन कैसा लिखा और द सिमिलर इंट्रोडक्शन रिटन बाय ए वेटरन एस्पिरेंट वो कैसे डिफरेंट है। तो जब आप बेसिक से ऊपर उठना शुरू कर देते हो तो आपको डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन पे ओवर एम्फसाइज नहीं करना है। इफ यू आर ए वेटरन यू हैव टू इम्प्रूव टू द कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर आप देखो तो सेम आंसर को जो एक वेटरन एस्पिरेंट है जो अभी हमारे साथ स्मैश मेंस प्रोग्राम में जुड़ा हुआ है, ही इज राइटिंग कि जेंडर इक्वालिटी रिफर्स टू द इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन डिसीजन मेकिंग इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड जुडिशियल अफेयर्स एट होम as well as at nation. Right now, simply he is trying to give me the explanation or definition. Right, simply he is trying to give me the explanation and definition of gender equality, which is not required that much. अगर आप देखोगे तो अनिमेश का जो आंसर है ना, अनिमेश का जो आंसर है, he is writing कि women from womb to tomb faces issues of discrimination, assault, patriarchy leading to low social mobility and exclusion. Right, he is writing a contextual introduction. अगर आपको ये समझने की भी कोशिश करनी है तो क्वेश्चन में पूछ रहा है टू अचीव जेंडर इक्वालिटी, मीन्स व्हाट कि जेंडर इक्वालिटी अभी अचीव नहीं हुई है, तो यू हैव टू सेट एन इंट्रोडक्शन व्हिच इज कॉन्टेक्चुअल. सिंपली डिफाइनिंग जेंडर इक्वालिटी इन द इंट्रोडक्शन विल नॉट हेल्प यू इन अटेनिंग मार्क्स. राइट, सो दिस इज अ ब्लाइंड स्पॉट कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन कब काम होगा और कब आपको कॉन्टेक्चुअल बेस्ड इंट्रोडक्शन पे जाना है. सो दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट. राइट, और आपको ये हमेशा समझना होगा कि अगर आप बिगिनर लेवल से इंप्रूव कर चुके हो, नाउ यू आर ए वेटरन, तो यू हैव टू गो ऑन द कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन लाइक दिस, एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट. सो दिस इज व्हाट द एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट एंड अल्टीमेटली दे डोंट गेट द मार्क्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर देम टू क्लियर द मेंस. राइट, सो यू हैव टू अवॉइड दिस ब्लाइंड स्पॉट टू. सो मूविंग ऑन, और नेक्स्ट ब्लाइंड स्पॉट देखते हैं और उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और आप कैसे उसको हटा सकते हो उसको भी समझने की कोशिश करते हैं. सो आपने देखा होगा कि टॉपर्स के कंक्लूजन बहुत अच्छे होने से मतलब क्या कि दे समराइज प्लस वैल्यू एड इन देयर कंक्लूजन. अब जो समरी प्लस वैल्यू एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है अपने आंसर्स को कंक्लूड करने का, उसका मतलब ये नहीं होता कि वैल्यू एडिशन में आप नए आर्गुमेंट दे दो, कुछ नया पॉइंट दे दो या कुछ नया एग्जांपल दे दो कि ऐसा लगे कि क्वेश्चन एंड ही नहीं हो रहा. नाउ दिस हैज बीन मिसअंडरस्टूड बाय मेनी ऑफ द वेटरन एस्पिरेंट्स टू कि वो अपने कंक्लूजन में ना कुछ नया करने के चक्कर में समरी प्लस वैल्यू एडिशन का जो फ्रेमवर्क है इसको भूल के वो बस वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और एक नया आर्गुमेंट ही नया ओपन कर रहे हैं वहां पे. सो आंसर सीम्स लाइक कि वो एंड ही नहीं हो रहा. राइट, इट डजंट सीम्स लाइक कि वो कंक्लूड कर रहे हैं अपने आंसर्स को. सो इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो हमने सिमिलर क्वेश्चन लिया हुआ है अगेन, और हमने इस क्वेश्चन को दूसरे अपने कई सारे स्टूडेंट्स को दिया था. सो नाउ द सेकंड वेटरन एस्पिरेंट व्हाट डज ही डू इज कि अगर आप देखोगे कंक्लूजन में आने की कोशिश करोगे और समझने की कोशिश करोगे तो द क्वेश्चन इज सेम. राइट, ना क्वेश्चन सिमिलर ही है. अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू अचीव जेंडर इक्वालिटी व्हाट पॉलिसी मेजर्स आर नेसेसरी टू बी टेकन एट द ग्रासरूट लेवल. राइट, तो अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो कि व्हाट पॉलिसी मेजर्स आर नेसेसरी टू बी टेकन, तो ये तो पार्ट आपके बॉडी का हुआ. राइट, अगर आप कंक्लूजन में आने की कोशिश करो और कंक्लूजन देखने की कोशिश करो इस वेटरन एस्पिरेंट के जो कि एग्जाम नहीं क्लियर कर पाया अभी तक और हमारे साथ स्मैश मेंस प्रोग्राम में जुड़ा है, तो ही इज राइटिंग डिजिटल लिटरेसी एंड ट्रेनिंग ऑन डिजिटल टूल्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू बी प्रमोटेड टू अचीव जेंडर इक्वालिटी एट ग्रासरूट लेवल. नाउ दिस इज वन ऑफ द मेजर दैट यू आर टेलिंग मी. जो क्वेश्चन में आपको बॉडी में लिखना चाहिए था कि व्हाट आर द पॉलिसी मेजर्स दैट यू नीड टू बी टेकन, तो आप मुझे कंक्लूजन में भी एक नया आर्गुमेंट खोल के दे रहे हो, मेजर्स ही बता रहे. सीम्स लाइक कि अभी आपका आंसर एंड ही नहीं हुआ है. गेटिंग माय पॉइंट. और अगर आप वही अनिमेश के आंसर का कंक्लूजन देखोगे ना, इफ यू विल सी हियर, तो ही इज राइटिंग हेंस. अब हेंस कीवर्ड यूज करने से इट सीम्स लाइक कि आप कंक्लूजन की तरफ पहुंच गए अपने आंसर में. राइट, और ही इज राइटिंग कि एज IMF नोट्स कि वुमेन का लार्जर पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमी विल लीड टू 27% ऑफ इंडियाज GDP. इंडियाज इकोनॉमी कैन बी अचीव्ड बाय ग्रासरूट पॉलिसी. Now the thing is कि he's telling you not the measures, he's telling you the impact. कि अगर आपने जेंडर इक्वालिटी करा दी तो 27% ऑफ द इंडियाज इकोनॉमी में राइज हो जाएगा. राइट, सो जो पॉलिसी मेजर्स आप यहां बताना जो क्वेश्चन में पूछ रहा था, दैट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, जो कि एक एस्पिरेंट जो है नया आर्गुमेंट अपने कंक्लूजन में शुरू कर दे रहा है. बट वहीं अगर आप अनिमेश की कॉपी को देखोगे ना, तो ही हैज क्लियरली अंडरस्टूड कि वो हेंस कीवर्ड का यूज करके ये बताना चाह रहा है कि मैं समरी की तरफ जा रहा हूं
प्लस वैल्यू ऐड करके वो इंपैक्ट दिखाना चाह रहा है कि अगर आपने जेंडर इक्वालिटी अचीव कर ली तो दिस विल हैपन, which is not being done by here. Now these are the blind spot that you have to understand कि वैल्यू एडिशन करने के चक्कर में कुछ नया आर्गुमेंट नहीं इंट्रोड्यूस करना है, बट वैल्यू एडिशन से आप कुछ अदर चीज को हाईलाइट कर रहे हैं. बॉडी के ही पार्ट को आप कंक्लूजन में आके डिस्कस नहीं कर सकते. अगर आप ऐसा करते हो तो यू विल बी अवॉर्डेड लेसर मार्क्स, राइट. नाउ आगे बढ़ते हैं और पांचवा ब्लाइंड स्पॉट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. नाउ स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन है वो एथिक्स का क्वेश्चन है जो कि 2018 में आया हुआ है. दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये कॉपी है आईपीएस की 2023 बैच की जो कि 2024 में भी एग्जाम दिया और हमारे साथ स्मैश मीन्स प्रोग्राम में जुड़ा था एंड ही इज गॉट 176 रैंक आई थिंक, राइट. तो उसकी ये कॉपी है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो नाउ व्हाट आई डिड इज आई गेव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टू मल्टीपल पीपल इन आवर प्रोग्राम जो कि बिगिनर स्टूडेंट थे यूएपी के, राइट. एंड व्हाट आई फाउंड आउट कि उनके भी कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जो कि वो अभी तक समझ नहीं पा रहे. सो आई विल बी डिस्कसिंग दिस विथ यू, राइट. तो इस चीज को डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और थीम और डिमांड क्या है इस क्वेश्चन की, राइट. द क्वेश्चन सेज विथ रिगार्ड्स टू मोरालिटी ऑफ एक्शंस वन व्यू इज दैट मीन्स आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड द अदर व्यू इज दैट the end justify the means. Which view do you think is more appropriate? Justify your answer. Now this is the question. अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो the question is of normative ethics, right? डियोंटोलॉजी और थियोलॉजी का जो डिबेट है उस पर ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है. और there is nothing कि आप किस व्यू को more appropriate बोल सकते हो because it is contextual, right? तो आपको दोनों साइड ऑफ मीन्स वर्सेस एंड का पॉजिटिव्स और नेगेटिव दोनों ही दिखाना पड़ेगा और तब जाके एक बैलेंस्ड आर्गुमेंट कंक्लूजन में लेना पड़ेगा, राइट. तो द थीम ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट? मोरालिटी ऑफ एक्शंस. एंड हाउ डज इट डिसाइडेड? बाय थियोलॉजी और डियोंटोलॉजी के डिबेट से, राइट. तो अगर आप वो अपने इंट्रोडक्शन में बता देते हो तो दैट इज वेरी गुड, राइट. फिर आप मीन्स जस्टिफाई द एंड्स या एंड्स जस्टिफाई द मीन्स दोनों अप्रोच दैट इज थियोलॉजी और डियोंटोलॉजी पे आप क्या आर्गुमेंट्स इन फेवर है वो बता दो, ठीक है. उसके बाद क्या दोनों के आर्गुमेंट्स अगेंस्ट में हैं उनके लिए वो भी सारी चीजें बता दो और तब जाके अपना व्यू दे दो कंक्लूजन में, क्योंकि दे आर आस्किंग विच व्यू डू यू थिंक इज मोर अप्रोप्रिएट. सो यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज बोथ दीज थ्योरीज, राइट. तो अगर आप देखोगे कि सेम क्वेश्चन को मैंने बहुत सारे अपने यूएपी के स्टूडेंट्स को दिया एंड दे आर राइटिंग द आंसर्स लाइक दिस. मैंने आस्क्ड देम व्हाई डिड यू राइट द आंसर लाइक दिस, तो उन्होंने बोला कि एथिक्स में एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो उन्होंने बोला कि एथिक्स में एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो इसलिए हमने एग्जांपल्स लिखे हैं बहुत सारे. अगर आप देखोगे तो द स्टूडेंट हैज नॉट अंडरस्टूड कि एक ही एग्जाम्पल में पूरा पेज लगा देना बहुत समझदारी की बात नहीं है, राइट. एंड देन दूसरे एग्जाम्पल महाभारत का एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ दिया है और महाभारत और रामायण के थ्रू इन्होंने डियोंटोलॉजी और थियोलॉजी के बीच में जो भी क्रिटिकल एनालिसिस है उसको बताने की कोशिश की, राइट. बट वहीं अगर आप रैंकर की कॉपी देखोगे ना, जो एक रैंकर है उसके पास हर एक पॉइंट के लिए एग्जाम्पल है और बहुत ही प्रिसाइज है. इफ यू विल सी कि ही इज राइटिंग हियर argument in favor of theology, right, कि end justify the means. तो all is well that ends well, यानी कि आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट अगर आप नॉर्थ ईस्ट में लगा रहे हो और उससे पीस हो रहा है तो दैट इज गुड, राइट. और उसने यहाँ पे बहुत अच्छे से लीडिंग टू पीस इन नॉर्थ ईस्ट. नाउ दिस इज द थियोलॉजी व्हाट द थियोलॉजी सेज. तो उसने बहुत ही 2 लाइन के अंदर ही अपने एक पॉइंट को एग्जाम्पल्स के साथ सब्सटेंशिएट कर दिया. सिमिलरली उसने दूसरे पॉइंट को किया, तीसरे पॉइंट को किया, चौथे पॉइंट को किया, राइट. दिस इज हाउ ही इज राइटिंग मल्टीपल एग्जाम्पल्स हियर. और नाउ यू जस्ट हैव अंडरस्टूड कि टॉपर्स अपने कॉपीज में एग्जाम्पल लिखते हैं और आपने क्या किया, ये बड़ा सा एग्जाम्पल ऐसे टाइप का लिख के अपनी कॉपी में जीएस की कॉपी में डाल दिया. सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स लाइक दिस. गेटिंग अ पॉइंट. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट कि टॉपर्स जो एग्जाम्पल्स लिखते हैं दे आर वेरी प्रिसाइज, राइट. और हर एक आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करने के बाद दे हैव एग्जाम्पल. इट डज नॉट मीन कि आप एक एग्जाम्पल को पकड़ के उस पर पूरा पेज लिख दो, राइट. सो दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई इफ यू आर अ बिगिनर, राइट. मूविंग ऑन कि व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग राइटिंग
ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ लिख दूं अपने आंसर में, और आप जब लिखना शुरू करते हो ना, तो यू टेक लॉट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्लेन अ वेरी स्मॉल थिंग। मीन्स व्हाट, यू आर टू वर्बोज, मतलब आप जो लिखना चाहते हो उसको बहुत ही प्रिसाइजली नहीं लिख पा रहे, बहुत ही कंसाइजली नहीं लिख पा रहे, उस चीज को बढ़ा बढ़ा के लिख रहे हो, और अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज कि आप इतना बड़ा इंट्रोडक्शन लिख देते हो आधे पेज से ऊपर का, और क्वेश्चन की एनालिसिस पार्ट तक तो आप आ ही नहीं पाते, और डेफिनेशन में ही खत्म हो जाते हो पूरे आंसर। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो तो, कि व्हाट हैपेंस इज कि आप एनालिसिस पार्ट पे पहुंच ही नहीं पा रहे, और पहुंच से भी हो तो आपके पास पेज स्पेस बचता ही नहीं, बिकॉज वर्ड लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है, पेज लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा वर्ड यूज करना या बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरुआत से ही, दिस इज नॉट गोइंग टू गेट यू द मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप देखोगे तो सिंपली इस क्वेश्चन, आई एम टेकिंग द सेम क्वेश्चन ओनली, मोरालिटी ऑफ एक्शन वाला, आप सिंपली अगर इंट्रोडक्शन में टियोलॉजी और डियोंटोलॉजी का रेफरेंस दे दो, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ही हैज अंडरस्टूड द क्वेश्चन इज ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स, राइट। तो नॉर्मेटिव एथिक्स का अगर क्वेश्चन है तो उसमें आपको घुस घुस के महात्मा गांधी की फिलॉसफी, फिर जेनेरी बेंथम की फिलॉसफी, ये सब बताने का जरूरत नहीं होता है इंट्रोडक्शन के अंदर ही। उसके बाद अगेन व्हाट दिस स्टूडेंट इज डूइंग इज कि डियोंटोलॉजी में घुस के डियोंटोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहा है, फिर यूटिलिटेरियन का बता रहा है, अगेन इसको एक्सप्लेन कर रहा है एग्जाम्पल के साथ, और कंक्लूड कर दे रहा है। He is not addressing the demand of the questions properly, right? And he is too verbose, और इतना ज़्यादा word use कर रहा है to explain the small things only कि he hasn't able to come to the analysis part yet, right? So this is one of the, let's say, blind spot that you have to avoid when you are a beginner. You don't be too verbose, right? So moving on to the next blind spot, this is the 7th blind spot. अगर आप देखोगे तो what happens is कि whenever there is a question, right, people start writing introductions which are very big. So bigger introduction is not a problem, but if you're writing superfluous sentences which do not add any value, so that is a problem. क्योंकि अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस लिखते हो जो कि कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, तो यू आर जस्ट एग्जॉस्टिंग योर वर्ड लिमिट्स। नाउ इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखोगे स्क्रीन पे इस इंट्रोडक्शन के स्क्रीनशॉट को, तो यू विल फाइंड कि द क्वेश्चन सेज बी आर अम्बेडकर प्लेड मल्टीपल रोल्स in his lifetime. Discuss these roles with examples. Now clear है कि बी आर अम्बेडकर is the theme of the question, क्योंकि personality based question है, तो you will talk about him in the introduction and you will tell multiple roles played by him in various field या sectors, right, through examples. So this is the question, right? अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ो स्टूडेंट का, तो you will find the student is writing like this कि बी आर अम्बेडकर, an iconic figure in the Indian society, Indian history, made significant contribution alongside his tireless effort to eradicate social caste-based discrimination. Now, this is the whole line. I'm like till here to here, these things does not make any sense. B.R. Ambedkar was an iconic figure. Everybody knows that. He has a significant contribution. Everybody knows that. Already written कि multiple roles lifetime में किया हुआ है. So all these statements, they are not adding any value in your answers. They're just exhausting your word limits. Like the only value addition is to eradicate social caste-based discrimination. Means he was one of the role was of social reformer, right? One of the role was of social reformer, जो कि यहाँ बताया है. He actively participated to fight against the British colonial rule, means he was a freedom fighter. So that is another role played by him. So इन चीजों को जो इसने लिखा है, सिंपली यहाँ पे सोशल रिफॉर्मर या फ्रीडम फाइटर भी लिखा जा सकता था, so that the introduction could be concise, right? So you are being too what? आप क्या होते जा रहे हो? सुपरफिशियल सेंटेंसेस डाल रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि आपके इन सेंटेंसेस से क्या होगा, वैल्यू ऐड होगी इंट्रोडक्शन में, जो कि ऐसा नहीं होने वाला. सो अगेन ये स्टूडेंट आगे क्या लिख रहा है कि हिज यूनिक पर्सपेक्टिव एंड relentless advocacy for the rights of marginalized communities left an indelible mark in freedom struggle history. मतलब क्या कि ये empowerment of marginalized section की बात कर रहा है, that is one of his role. So इस पूरे इंट्रोडक्शन में अगर आप देखें तो 3 कीवर्ड्स अगर आप यूज करते, सोशल रिफॉर्मर, फ्रीडम फाइटर और रोल इन एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, तो ये पूरे चीज सिर्फ 3 कीवर्ड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, राइट? सो यू नीड नॉट टू राइट दिस मच बिग इंट्रोडक्शन. अगर आप वहीं एक दूसरे स्टूडेंट का
इंट्रोडक्शन देखना चाहोगे तो बीइंग अ सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट, इकोनॉमिस्ट, a politician, B.R. Ambedkar role in his lifetime can be perceived from his own saying, political democracy is of little importance without social democracy, right? तो ये लिखना चाह रहा है। तो बहुत ही कंसाइज वे में इसने मल्टीपल रोल्स अपने इंट्रोडक्शन में दिखा दिए। सो व्हाट द ब्लाइंड स्पॉट इज हियर इज कि अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट, अगर आप सोचते हो कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है एंड यू विल राइट मल्टीपल सेंटेंसेस एंड यू विल गेट मार्क्स, तो इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? आपको वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। यूपीएससी इज मोर अबाउट एडिंग वैल्यू इन योर आंसर्स रादर देन जस्ट राइटिंग लेंथी सेंटेंसेस विच आर इंग्लिश के हिसाब से जो बहुत अच्छे हों, दैट विल नॉट वर्क, राइट? तो कमिंग ऑन टू द 8th पार्ट एंड देन विल टेल यू कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो इन ब्लाइंड स्पॉट्स को। तो फेलिंग टू एड्रेस ऑल द सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, राइट? अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन के सब पार्ट्स को ही नहीं एड्रेस करते, तो दैट इज अ ब्लाइंड स्पॉट कि आप थीम डिमांड को ही नहीं समझ रहे हो, ठीक है? डायरेक्टिव के फंक्शन को ही नहीं समझ रहे हो। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्ट्रिक्टली कंपार्टमेंटलाइज द पावर, मतलब क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है, यानी कि क्या फॉलो करता है? चेक एंड बैलेंसेस फॉलो करता है। नाउ द चेक एंड बैलेंसेस इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन, और थीम ऑफ द क्वेश्चन हम हमेशा कहाँ लिखते हैं? इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। और ये स्टूडेंट क्या लिख रहा है? आर्टिकल 50 विच इज व्हाट? सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब क्या कि आप थीम के साथ इनकंसिस्टेंट इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, आपको नंबर क्यों मिलेगा? गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद क्या पूछ रहा है कि establishes the framework that aims to maintain the delicate between the various branches of the government. Discuss. Now whenever you discuss, you 70% of the argument जो आप किसके लिए डिस्कस करते हो? जो क्वेश्चन की डिमांड है, और 30% आप बियॉन्ड द डिमांड जाते हो। यू फॉलो 70-30 अप्रोच, ठीक है? तो अगर आप देखोगे तो ये स्टूडेंट बता तो रहा है चेक एंड बैलेंसेस कि डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द 3 ऑर्गन्स, तो यहाँ पे ये लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी के बीच में क्या ओवरलैप है, ठीक है? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में क्या ओवरलैप है, और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में क्या ओवरलैप है, ये सारी चीजें बता रहा है, इफ यू कैन सी हियर। बट 30% ऑफ द पार्ट में जहां पे आप बियॉन्ड द डिमांड जाओगे, आपको ये बताना होगा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्ट्रिक्टली कंपार्टमेंटलाइज द पावर, जो स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ पावर की न होने की वजह से देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैट आर कमिंग अप। फॉर एग्जांपल जुडिशियल ओवररीच हो रहा है, ठीक है? एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, and all these things that you have to mention in the answer and then you have to conclude. So that is what is missing here. If you see, he's not written that, he's directly concluded that, right? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव क्या है। अगर आप डायरेक्टिव के फंक्शन को नहीं समझ पा रहे, क्वेश्चन की थीम और डिमांड को ही नहीं समझ पा रहे, तो यू विल नॉट बी एबल टू राइट बेटर आंसर्स, और आप कुछ ना कुछ सब पार्ट छोड़ ही दोगे और आपके मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे इवन आफ्टर फिलिंग द होल पेपर, राइट? तो ये सारे 8 ब्लाइंड स्पॉट्स को समझने के बाद ये समझने की कोशिश करते हैं कि आंसर राइटिंग जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को आपको बेसिक से स्ट्रॉन्ग करना होगा, और तब जाके आप इनोवेशंस वाली चीज़ों पे जाइए, टॉपर्स कॉपी को एनालाइज करके अपनी कॉपीज में चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कीजिए। सो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन। जैसे मैं सारे क्वेश्चन की फ्रेमिंग आपको समझा रहा हूँ कि दिस क्वेश्चन हैज स्टार्टेड विद द स्टेटमेंट, उसके बाद कंटिन्यू कर रहा है, उसके बाद डायरेक्टिव के साथ एक्सप्लिसिट डिमांड आ रही है। ऑल दीज थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर वेरी लेट्स से प्रिसाइजली। क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग अलग हो सकती है। क्वेश्चन सिंगल थीम एक्सप्लिसिट डिमांड के साथ आ सकता है, मल्टीपल थीम्स इंटरलिंक्ड और इम्प्लिसिट डिमांड के साथ आ सकता है। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग को समझने के बाद आपको थीम और डिमांड अप्रोच को मास्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि आप क्वेश्चन को स्ट्रक्चर ही नहीं कर पाओगे, राइट? कोई ना कोई सब पार्ट छोड़ दोगे। इंट्रोडक्शन में जो आप कोड डाल रहे हैं वो थीम के साथ कंसिस्टेंट नहीं होगा, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो मास्टरिंग थीम एंड डिमांड अप्रोच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? द नेक्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज इवैल्यूएटर साइकोलॉजी। आपको इवैल्यूएटर की साइकोलॉजी इसलिए समझनी होगी क्योंकि इवैल्यूएटर को ही आपको मार्क्स अवार्ड करना है। आपको आंसर अपने लिए नहीं लिखना, इवैल्यूएटर के लिखना है, और वो कैसे आपके आंसर्स को परसीव कर रहा है उसकी साइकोलॉजी अगर आप नहीं समझेंगे तो आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे और अच्छे मार्क्स को अवार्ड नहीं कर पाएंगे, राइट? और नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ इवैल्यूएटर, कैसे अपनी चीजों को आर्टिकुलेट करना, यू नीड टू अंडरस्टैंड द आर्टिकुलेशन, साइंस ऑफ आर्टिकुलेशन, दैट इज D+A+E अप्रोच ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ राइटिंग पॉइंट्स, कि आपको इवैल्यूएटर को कैसे लिख के दूं कि उसको बहुत इजीली समझ में आ जाए और वो मार्क्स अवार्ड कर दे। सो योर आर्टिकुलेशन हैज टू बी गुड। सो फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ आर्टिकुलेशन। नाउ दिस इज द फर्स्ट फेज, यू गेट टू लर्न ऑल दीज थिंग्स इन 1 से 2 महीने में आप ये सारी चीजें सीख जाते हो डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी, राइट?
टू ग्रैस्प द थिंग। उसके बाद जब आप ये सारी चीजें समझ जाते हो ना, तब आप नोट मेकिंग भी अच्छी कर पाते हो। नाउ यू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ आर्टिकुलेशन, तो आप अपने नोट्स को भी ऐसा बनाओगे कि आप मेंस की कॉपी में उसको रेप्लिकेट कर पाओ। दैट इज फेज 2, राइट। दो द नोट्स मेकिंग इज व्हाट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, आप बार बार वैल्यू ऐड करते हो अपने नोट्स में, बट नोट्स मेकिंग एक अच्छे मेंस आंसर लिखने की स्टार्ट आफ्टर फेज 1 ही होती है, कि नाउ यू हैव अंडरस्टूड द साइंस ऑफ आर्टिकुलेशन। अब आपको नोट्स में एग्जैक्टली पता है कि मुझे क्या डालना है। क्यों? क्योंकि आप अपने नोट से ही फिर आंसर कॉपी में कंटेंट डाल सकते हो, और उससे आपको मार्क्स भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इवैल्यूएटिव साइकोलॉजी को भी समझ रखा है फेज 1 वाले पार्ट में, राइट। सो आफ्टर दैट यू डू ऑल लॉट ऑफ थिंग्स, देन यू गो ऑन टू एनालाइज द टॉपर्स कॉपी, देन यू लर्न टू ब्रिंग द इनोवेशन एंड एक्स फैक्टर इन योर आंसर। और इतना सीखने के बाद अगर आपके पास गुड सेट ऑफ पीयर ग्रुप्स है, तो आप उनके थ्रू भी सीखते हो सकता है 5 क्वेश्चन जो आपने लिखे वो बहुत अच्छे लिखे, बट अगले 5 क्वेश्चन आपके पीयर्स ने, जो आपका फ्रेंड है, उसने बहुत अच्छे लिखे, तो यू कैन लर्न फ्रॉम देम आल्सो, राइट। सो दिस इज द फेज 3 प्रोसेस। सो व्हाट हैपेंस इज स्टूडेंट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर ओनली एनालाइजिंग द टॉपर्स कॉपी, और वो वहां से बिना फंडामेंटल्स ऑफ आंसर राइटिंग को समझे अपनी चीजों में कॉपी करना शुरू कर देते हैं, एंड दे डिड नॉट गेट द मार्क्स। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना पहले इन दोनों फेज पे काम करना पड़ेगा, तब आपको टॉपर्स कॉपी से चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, तब आपको अपने आंसर कॉपी में इनोवेशन लाना है। मतलब कि इनोवेशन लाने से पहले आपको बहुत सारे एवरेज लेवल ऑफ आंसर्स लिखने हैं, आपको एवरेज आंसर राइटिंग का माइलस्टोन हिट करना है, एंड टू राइट एन एवरेज आंसर यू हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट दैट इज देयर इन द स्क्रीन। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट। कि आपको सबसे पहले जो आप इंट्रोडक्शन लिखते हो वो डेफिनेशन बेस्ड लिखते हो, फिर आप कंटेक्चुअल इंट्रोडक्शन पे जाते हो, फिर आप एक्स फैक्टर लेके आते हो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कौन से लेवल पे अभी हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको इस लेवल पे इंप्रूव करना है, राइट। और आपको समझना पड़ेगा कि बॉडी में कैसे आप डिमांड्स को आइडेंटिफाई करोगे। आर्टिकुलेशन का साइंस क्या है, दैट इज DAE फॉर्मेट, राइट। किसी भी नॉन कोर पार्ट को आप, माइनर डिमांड्स को, नॉन कोर पार्ट को आप डायग्राम के थ्रू एड्रेस करते हो, और तब जाके अपने आंसर को कंक्लूड करते हो। और कंक्लूड करने का तरीका क्या होता है, समराइज अलॉन्ग विथ वैल्यू एडिशन। आप ऐसे वैल्यू ऐड करके सिर्फ कंक्लूड नहीं करोगे, यू हैव टू समराइज आल्सो, सो दैट ऐसा लगे कि आप कंक्लूडिंग आर्गुमेंट दे रहे हैं, राइट। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सो यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मेट इफ यू वांट टू राइट एन एवरेज आंसर, राइट। सो एवरेज आंसर माइलस्टोन हिट करने के बाद ही आप अपना नेक्स्ट लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट ढूंढना, राइट। और नाउ दिस इज व्हाट कि अगर आप आंसर राइटिंग में कहीं फंस गए हो, राइट, एंड अगर आपको लगता है कि आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस QR कोड, और आप अपनी कॉपी इस QR कोड के थ्रू हमें भेज सकते हो। अगर आप सीरियस इनफ होगे तो हमारी टीम से आपको कॉल जरूर जाएगा, और विल टेल यू कि आपका क्या ब्लाइंड स्पॉट है आपकी कॉपी में, और आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सिविल्स डेली IAS।